ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष, आत्मबल से विज्ञ सत्पुरुष जैसे मोदी जी, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। माननीय उपसभापति महोदय, हमारा ही देश एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में भी था जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे थे, जिसके बचाव के लिए हमें एक कानून तक लाना पड़ा और पीपीई किट का उस समय देश में उत्पादन नहीं होता था, आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि केवल अस्पतालों में, वो भी आईसीयू में प्रयोग होती थी। सैनिटाइजर और मास्क बहुत सीमित संख्या में बन रहे थे और दूसरी तरफ ये वैश्विक तूफान सामने आकर खड़ा हो रहा था। इसलिए इससे लड़ने के लिए जो प्रथम संकल्प की आवश्यकता थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मार्च को जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और जब दिया और थाली का आह्वान किया था, तो माननीय उपसभापति जी, ये वो उसका प्रतीक था कि हम इस प्रबल तूफान के आगे कितनी निर्बल स्थिति में थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्यों कारण से थे, तो बस मुझे वही पंक्ति ध्यान आई थी, ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का आप बताएं। प्लीज वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। प्लीज कृपया सीट पर बैठ करना प्लीज, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप प्लीज बोले। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज, वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अब हमारे कई विरोधी अभी बोल रहे थे, संजय राउत जी ने कहा कि साहब हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने महाराष्ट्र सरकार पे किया। अरे हमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? सभापति महोदय, आपने इसी सदन में देखा कि महाराष्ट्र सरकार के दो घटक दलों के बीच का मनोभाव कैसे उभर कर सामने आ गया कि मेरा हिस्सा ज्यादा कि तेरा हिस्सा ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आनंद विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। तो भाई आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के वो, आपने तमाम वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें वो कहते थे, मुझे जहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहाँ बनता था और वो कहाँ पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ा था। खैर, उस विषय को हम जाने देते हैं। हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करें। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए, जो करना है, परंतु जब शुरू से ही विषय कटाक्ष और व्यंग का रहे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं रहता है। तो सर्वप्रथम आवश्यकता थी संकल्प की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। अब दूसरा विषय, अभी आपने देखा हमारे कई विरोधियों ने कहा कि साहब नमस्ते से बड़ी समस्या हो गई।
कल भी कहा था इसी सदन में कि साहब नमस्ते के कार्यक्रम बड़ा भारी पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम यदि भारी पड़ गया, 2 घंटे में कुछ लोग थे, वो तिथि तो आप सबको ध्यान होगी 24 फरवरी थी, और उसी समय पूरे देश के दर्जनों शहरों में बकौल हमारे विरोधियों के लाखों लोग हजारों हजार की संख्या में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो कार्यक्रम कर रहे थे, वो क्या कोविड किलिंग ऑर्केस्ट्रा था? वो क्या था? तो यानी 1-2 घंटे के कार्यक्रम से सारी समस्या थी, और वो स्वयं कह रहे थे कि साहब सब तरफ जो चल रहा था उससे कोई समस्या नहीं थी। यह एकांगी दृष्टि है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और एक यथार्थ चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में अक्सर हमारे विरोधी दल के प्रमुख नेता की दूरदृष्टि की बड़ी गवाही देते हैं हमारे विरोधी। इनके नेता जिन्होंने कहा जाता है कि साहब फरवरी के महीने में ही ट्वीट कर दिया था कि साहब कोविड कितनी बड़ी समस्या है, और सरकार ने समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। कहा जाता है 12-13 फरवरी को ट्वीट किया था। वह नेता चिर युवा है और चिर व्याकुल है, और हम सबको वह दृश्य भी ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य नर्स से बात की थी, तो उस नर्स का मनोभाव आप उस चित्र में देखते तो वह देखते बन रहा था, जो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण था कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से लेके और एक सामान्य स्वास्थ्य कर्मी तक प्रधानमंत्री समान रूप से समन्वय की बात कर रहे थे। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में लगभग ब्राजील के बराबर है, और आज अगर आप तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.78 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ है। परंतु ब्राजील में 34.6 लाख केस हैं और उत्तर प्रदेश में 1.1 लाख केस हैं, 1.11 लाख। डेथ जहां तक है ब्राजील में 1.72 लाख हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 2,867, जबकि टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वाधिक हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश तो छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड को नियंत्रण करने में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अगर हम ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करें तो वो काफी बड़ी एक उपलब्धि नजर आती है। अगला विषय यह आता है सभापति महोदय कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, संवेदनशीलता भी चाहिए। अब वैसे विपक्ष की सरकारों ने भी कुछ अच्छे काम का न्यूज बनाई थी उस समय। याद करिए जब कोविड का प्रारंभिक दौर था सभापति महोदय, तो हम लोग भीलवाड़ा मॉडल की बात करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो भीलवाड़ा मॉडल चलाने वाली सरकार खाली बसों को भगाने में और भागते विधायकों को बचाने के बीच के गड़बड़ झाले में फंस गई, तो फिर भीलवाड़ा मॉडल पार्श्व में जाता चला। आप राज्य सरकार ने अपनी बात, मैंने तो जो बात कही कि संकल्प भी चाहिए था, समन्वय भी चाहिए था, संवेदनशीलता भी चाहिए थी और संसाधन भी चाहिए था, ये हम लोगों ने सब किया। परंतु एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए एक विकराल समस्या यदि सामने नजर आती है जिसका कि कोई सहज सामान्य समाधान नहीं नजर आ रहा हो, जिसको देखकर अक्सर बड़े बड़े लोगों की बुद्धि विकल हो जाती है, जहां अनुमान और अक्कल से लेकर समाधान निकालना हो, क्यों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कोई प्रोसीजर नहीं होता है, तो ऐसे समय में आत्मबल से युक्त जो नेतृत्व है वो बुरे दौर में कैसे देश का नेतृत्व करता है उसका प्रमाण होता है। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो मैं स्मरण करता हूं कि उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया इस समय में, इस विचित्र परिस्थिति में, जिसका कि समाधान तो छोड़िए स्वरूप भी किसी के सामने स्पष्ट नहीं था, तो यह पंक्ति उनके लिए कहता हूं, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष, आत्मबल से विज्ञ सत्पुरुष जैसे मोदी जी, किंतु स्वात्म बल विज्ञ सत्पुरुष सही पहुंच अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज ही अविरल मेधा बल से। और अंत में मैं कहूंगा, आरोप प्रत्यारोप
आक्षेप ये सब चलते रहेंगे। मैंने दिए से शुरू किया था, दिए पर ही समाप्त करूंगा। अभी ये पूरा इसके साथ संघर्ष बाकी है। डॉक्टर सुधांशु जी, conclude करिए, please, please. तो अटल जी की अब पंक्ति कह के समाप्त करूंगा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने बन दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।